हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, अगर आप मान लीजिए बोर्ड एग्जाम देने गए हो और हिंदी के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि हिंदी के पेपर में क्या लिखूं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं हिंदी में आएगा तो आप कौन सा ट्रिक लगाकर अच्छे नंबर ला सकते हो। अगर हिंदी का अगर आपको एच भी नहीं आता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि 100 में मेरे प्यारे बच्चों 100 में कम से कम आप 75 नंबर आसानी से ला पाओगे बिना कुछ पढ़े। मैं ये पेपर देख पा रहे हो आप, 2025 का पेपर है और हिंदी का। और इस हिंदी के पेपर को मैं पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा बिना कुछ याद किए। मेरे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो अगर आप एक बार भी देख के चले गए ना तो समझिए कि आप फेल कभी जिंदगी में नहीं हो पाओगे। हर साल वीडियो बनाता हूं, हर साल, अगली साल भी बनाया था। 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों ने, इस बच्चे ने इस वीडियो को देख के गया था। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर हम हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं। तो आज की इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर देना और जरूर चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो रामबाण आप लोगों के लिए होने वाली है। तो हिंदी में पास होने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आप लोगों को बताना हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है वो तरीका समझिए। हिंदी का पेपर है, यहाँ पे आप लोगों को निर्देश दिया गया, निर्देश पढ़ लीजिएगा। और आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि ये बोर्ड एग्जाम की क्या है, कॉपी है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 ही पेन आपको लेके जाने हैं। मैं सब कुछ डिटेल में बता रहा हूँ। 2 पेन लेके चले जाना, एक स्केल लेके चले जाना। ये 3 चीज है अगर आपके पास, बस काम हो गया आप लोगों का। सबसे पहले करना क्या आप लोगों को कि स्केल की सहायता से लाइनिंग खींचना है। हालांकि मैंने लाइन खींच के आया हूं, लेकिन आपको लाइनिंग जरूर से खींचना है। ठीक है, यहां पर इस तरह रख के डबल लाइनिंग मैं एक बार फिर खींच देता हूं। ठीक है, डबल लाइनिंग आपको खींचना है, इस बात को याद रखना। जो मैं आपको बता रहा हूं वही काम कीजिएगा। डबल लाइनिंग यहाँ पे खींच लेना है। खींच लिया। देखिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे सबसे पहले 2 कैटेगरी के प्रश्न आते हैं। 2 कैटेगरी के आपके प्रश्न आते हैं। कौन कौन से मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए 2 कैटेगरी के प्रश्न आते हैं। एक आपका ऑब्जेक्टिव आता है, एक आपका सब्जेक्टिव आता है। दोनों का ट्रिक बताने वाला हूं। एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा करने के लिए, ठीक है, और दूसरा आएगा आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, करने के लिए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या ट्रिक है उसको पहले मैं बताऊंगा, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख के बताऊंगा आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं जो ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं वो 100% जेन्युइन है मेरे प्यारे। ये नहीं कि ए रंग के चले आओ, बी रंग के चले आओ, सी रंग के चले आओ तो आपका काम बन जाएगा, नहीं, ये तरीका बताने वाला नहीं हूं। मैं आपको जेन्युइन तरीका बताने वाला हूं, ये तरीका काम भी करेगा। लिख के ले लो। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तरीका, पहला कंडीशंस मेरे प्यारे बच्चों क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑब्जेक्टिव में यही होता है 4 ऑप्शन, इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होता है। 4 कंडीशंस बनता है, उसको नोट कर लो। पहला कंडीशन नंबर पहला, अगर आपके ऑप्शन में अगर आपको ए और बी दिया रहे, अगर आपके ऑप्शन में ए और बी अगर दिया रहे तो समझ लो कि आंख बंद करके मेरे प्यारे बच्चों इस पे क्लिक कर देना कि ए और बी होता है ना, कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। तो आंख बंद करके उस पे आप क्या कर देना, सही कर देना। इसके बाद दूसरा कंडीशन चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन है कि इनमें से सभी अगर आपको कहीं पे भी अगर ऑप्शन में दिख जाए कि इनमें से सभी, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल मेरे पे भरोसा आप रखो, वही वाला ऑप्शन आप लोगों को क्लिक करके आना है, इनमें से सभी वाला। ठीक है, इसके बाद तीसरा कंडीशन क्या होता है उसको देखिए। तीसरा कंडीशन होता है, तीसरा कंडीशन है कि इनमें से कोई नहीं। क्या आता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर इनमें से कोई नहीं, अगर ऑप्शन में आप लोगों को देखे कि इनमें से कोई नहीं, तो मेरे प्यार बच्चों आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आने हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो या तो ए और बी ऐसे दे तो आपको उस पर करना है, इनमें से सभी दे, इनमें से कोई नहीं। और एक चौथा मेरे प्यार बच्चों है कि अगर चारों ऑप्शन अलग अलग दे दे तब क्या होगा, कि ऑप्शन ए भी अलग रहे, ऑप्शन बी भी अलग रहे, ऑप्शन सी अलग रहे और ऑप्शन डी अलग रहे, और इन तीनों में से कोई ना रहे, तब क्या करोगे, वहां पे आप फंस जाओगे। ट्रिक तो आपको मालूम चल गया कि ये रहेगा तो ये कर देंगे, लेकिन चारों अगर अलग आ जाएगा तब क्या करोगे। तो उसके लिए एक ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर चारों अगर अलग आ गया तो आप लोग वो करोगे क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रख लेना, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी
कभी भी क्लिक करना है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे ही करना है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी पे कभी भी आप लोगों को नहीं करना है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे ही क्लिक करना है। ठीक है, जो मन करे वो कर दीजिएगा। या तो ऑप्शन ए का मन कर रहा है तो ऑप्शन ए कर देना, ऑप्शन सी का मन कर रहा है तो ऑप्शन सी कर देना। ये है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। गारंटी लेता हूं कि 95% क्वेश्चन जो है आप लोगों के इस ट्रिक से क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये आपके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे आप लोगों को करना है। देखिए, यहां से आप लोगों के सब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं और यहां से करना है वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, और यहाँ पे पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 50 नंबर का है। पूरा प्रश्न करके दिखाऊंगा, हर एक प्रश्न का मेरे पास ट्रिक है और उससे पास हो जाओगे अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब आप खंड ब करने जा रहे हो कॉपी पे, तो आपको सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों स्केल की सहायता से लाइन खींच लेना है। ठीक है, लाइन खींचने के बाद आपको डालना है यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न। क्या डालना है, वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पे आपको हेडिंग बनानी होगी। ठीक है, चलिए बनाते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। चलिए लिखिए यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न। आपको हेडिंग मेरे प्यारों बच्चों बिल्कुल साफ सुथरा आप लोगों को लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न। ये तो आप देख के भी लिख सकते हो, उसमें दिया है वर्णनात्मक प्रश्न। इसके बाद खंड ब, इसके नीचे आप क्या लिखोगे, खंड ब लिखोगे। और राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा, खंड ब। ठीक है, यहां तक हो गया। और इसके नीचे आपको क्या कर देना है, स्केल की सहायता से अंडरलाइनिंग कर देना है ताकि दिखने में क्या लगे, बिल्कुल साफ सुथरा दिखे। वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब हो गया। इसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या देखिए कौन सा है, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 21 है। तो आप यहाँ पे डालोगे, एक लाइनिंग छोड़ दीजिएगा, एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे डालेगा प्रश्न उत्तर संख्या 21। तो यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर संख्या 21 डालना है। ठीक है, राइटिंग में कोई आप लोग बिल्कुल अच्छे से घबराना नहीं है आप लोगों को। प्रश्न उत्तर संख्या 21, तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 हो गया। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या ट्रिक है। प्रश्न उत्तर संख्या 21 क्या बोला है, बोला है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न उत्तर संख्या के में कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यह गद्यांश है। ठीक है, 3 प्रश्नों को उत्तर दोगे तो 6 नंबर मिलेगा। तो या तो ये वाला कीजिए या तो अथवा करके एक और दिया है ये वाला कीजिए, दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं आ रहा है तो गद्यांश समझ लीजिए कि गद्यांश सॉल्व करने का बेहतरीन ट्रिक बताता हूं। कुछ नहीं आ रहा फिर भी पास हो जाओगे। देखो कैसे, गद्यांश आप कर रहे हो, मान लीजिए ये वाला गद्य आपको करना है। कैसे करोगे, देखो इसके लिए ट्रिक है। आप सबसे पहले जैसे कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, तो कुसंग का जोर यहां तक उठाइए और लास्ट की लाइन उठाइए, उठाती जाएगी यहां तक। अब इसको एक आप संकेत बनाओ। क्या बनाओगे, संकेत मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों संकेत। क्या लिखोगे, संकेत। संकेत का मतलब होता है कि कौन सा आपने गद्य किया है। ठीक है, संकेत आप हेडिंग बना लो। संकेत हेडिंग बनाने के बाद आप इसका शुरू का जो लाइनिंग था कुसंग का जोर, मैंने बताया जो कि यहां तक की लाइन उठा लो, कुसंग का जोर। ठीक है, इसको आप संकेत बनाने के बाद लिखो ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ कौन सा आपने गद किया है। ठीक है, इसके बाद मैं तरीका बताता हूं, एक नंबर नहीं करेगा इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। कुसंग का जोर, अब पूरा का पूरा कुछ नहीं आ रहा है, देखो कैसे लिखता हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। कुसंग का जोर और लास्ट में क्या था, उठाती जाएगी। लास्ट की लाइन थी उठाती जाएगी। इसके बाद देखिए मैं क्या ट्रिक बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कोई ट्रिक आप लोगों को नहीं बताया होगा, पूरा यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। उठाती जाएगी हो गया, ये आपने हेडिंग बना लिया। अब एग्जामिनर जब जाएगा वो देखेगा इस तरह का फ्रंट, बिल्कुल हो जाएगा कि टॉपर की ही कॉपी नंबर दे देगा। इसके बाद बताता हूँ क्या करोगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चलिए पहला प्रश्न करके दिखाता हूं। पहला क्या है, प्रस्तुत अवतरण पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ और लेखक का नाम लिखना है, ए वाला। अब मेरे प्यारे बच्चों देखियो, अब आपको तो मालूम है ना कि किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, तो कैसे कौन सा ट्रिक लगाओगे। तो देखिए सबसे पहले आप लिखोगे पाठ का नाम, यहाँ पे हेडिंग डालोगे पाठ का नाम, पाठ का नाम। इसके बाद क्या पूछा था मेरे पास, लेखक का नाम, तो यहाँ पे नीचे हेडिंग डालोगे लेखक का नाम। लेखक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम, ये दोनों लिखना है। और आपको मालूम है नहीं
ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, उस संघ का जो सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी। अब जब ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आ तो नहीं रहा है कि कौन से चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन से हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में जो भी चैप्टर के चला हुआ, बहुत सारे चैप्टरों का नाम आपको मालूम होगा, कोई भी चैप्टर उठा लो, कोई भी चैप्टर, वैसे मित्रता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगर नहीं आपको मालूम है, कुछ भी लिखो, देखो मित्रता मन कर रहा है तो मित्रता लिख दो, क्योंकि मित्रता के ही चैप्टर से लिया गया है। नहीं याद है तो ममता लिख दो मेरे प्यारे बच्चों। फिर भारतीय संस्कृति लिख दो, मतलब आपके जो किताब में जो भी चैप्टरों के नाम है कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और लेखकों के बहुत नाम होंगे, लेखकों का नाम भी लिख सकते हो। जैसे पाठ का नाम मित्रता चैप्टर से लिया गया है तो मैं मित्रता लिख देता हूं, मुझे याद है। आपको नहीं याद है कोई बात नहीं है, आप किसी दूसरे चैप्टर का नाम लिख दीजिए, नंबर दिया जाएगा। देखो कैसे दिया जाएगा बताता हूँ। लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं। आपको नहीं मालूम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख दो, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आपको नहीं मालूम है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख दीजिए, जयशंकर प्रसाद लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, आपको नंबर दिया जाएगा। देखिए कैसे नंबर दिया जाएगा, इसका भी तरीका बता देता हूं ताकि आपको विश्वास हो पाए कि नंबर कैसे मिलता है। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो मेरे प्यारों जो लाखों कापियां होता है, एक एग्जामिनर जो है लाखों कापियां चेक करता है, लाखों कापियां। वो क्या करेगा, जब आपकी कॉपी आएगी, जब यहां से देखेगा वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब प्रश्न उत्तर संख्या 21, ये संकेत वगैरह जब आपको देखेगा वो तुरंत जान जाएगा कि बस कीजिए इसको कितना नंबर देना है। इसके बाद वो पढ़ने का नहीं, आपको इसे चेक करता जाएगा, नंबर अपना कुछ ना कुछ देता चला जाएगा आप लोगों को और पास हो जाओगे। तो ये है मेरे प्यारों बच्चों आप लोगों का गद्यांश करने का तरीका। इसी तरह बी वाला, अब बी वाला क्या है, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करने का ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो कैसे करना है। यहाँ पे एक लाइन छोड़ दो, यहाँ लिखो बी, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालो। यहाँ पे क्या डालोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये मेन हेडिंग आप बना लो, ठीक है। इसके बाद मैं तरीका आपको बताता हूँ कि कौन सा तरीका आपको अप्लाई करना है। हर एक क्वेश्चन का तरीका आपको बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन का। रेखांकित अंश की व्याख्या आपने बना लिया, क्या है कैसे करना है देखो। तो मेरे प्यार बच्चों, जहां तक अंडरलाइन किया गया इसी की व्याख्या करना है। सबसे पहले आप करना क्या कि पहली लाइन एकदम रट जाओ कि लेखक कहता है कि, लेखक कहता है कि, लेखक कहता है कि, लेखक कहता है कि, बस इतना लिखने के बाद अब अगली लाइन क्या लिखोगे, तो ये जो अंडरलाइन किया गया है यहां से लेके यहां तक मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेके यहां तक पहले, उसके बाद उतार दो, ठीक है। यहां से लेके यहां तक, उसके बाद उतार दो। इसके बाद यहां से जो कामा लगा है, कामा के बाद ये वाली जो लाइनिंग आपको दिख रहा है, ये लाइनिंग पूरा का पूरा यहां तक लास्ट तक, ये पूरा का पूरा उसके नीचे उतार दो, नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे उतारोगे ना तो ये पूरी की पूरी जो लाइनिंग है मेरे प्यारों से, पूरी की पूरी लाइनिंग भर जाएगी। और जैसे 4 लाइन भर गया कि नहीं, तो एग्जामिनर के पास उतना समय थोड़ी है कि पड़ेगा, वो तो देखेगा रेखांकित अंश की लेखा कहता बस बस हो गया, तुरंत यहाँ क्लिक करेगा, नंबर आपको दे देगा। तो ये है तरीका। आज साफ सुथरा लिखोगे तो भाई टॉपर बन सकते हो, ऐसे नंबर आपको मिलते हैं। ये है मेरे प्यारों गद्यांश करने का तरीका। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे गद्यांश किया जाता है। चलिए गद्यांश करने का तरीका आपको मालूम चल गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न का तरीका सीखते हैं। पद्यांश, पद्यांश में भी वही है मेरे प्यारे बच्चों, गद्य करो चाहे पद करो, पद्यांश में भी वही आप लोग संकेत वगैरह, प्रश्न उत्तर संख्या 22 संकेत लिख देना, चरण कमल और लास्ट का तिहाई लिख देना, और इसके बाद अपना संदर्भ में लिख देना, पाठ का नाम, लेखक का नाम अपने से बनाकर, कुछ भी नहीं याद कुछ भी लिख दो। रेखांकित अंश की व्याख्या कर ही लोगे, जो है पहले यहाँ तक उतार लेना है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद लास्ट की लाइन यहाँ पे उतार लेना, हो गया। इसके बाद उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार पूछा है, अलंकार बहुत सारे अलंकार का नाम है, कोई भी अलंकार का नाम लिख दोगे काम बन जाएगा। और अलंकार वाला क्वेश्चन आ जाए कि किसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो कोई भी रूपक अलंकार, अर्थालंकार, कुछ भी अलंकार है, जो भी नाम है लिख दोगे, नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो यह है गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने का ट्रिक। अब तो हमको नहीं लगता है कि गद्य और पद में कभी दिक्कत होगा आप लोगों को। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे और अगले प्रश्न का हम लोग यहाँ पे निवारण करते हैं। अब प्रश्न संख्या 23, अब संस्कृत का गद्यांश आ गया। अब संस्कृत का गद्यांश करने का क्या तरीका है मेरे प्यारों, उसको सीखो। देखो तरीका सब सिखा दूंगा आप लोगों को। प्रश्न उत्तर संख्या 23 डालो। संस्कृत का गद्य, गद्य कर रहे हो तो इसमें भी हिंट लिख दो। संकेत, संकेत में ऐसा नगरी यहां तक उतार दो, और इसके बाद लास्ट लाइन भाषायम कारित, तो ये संकेत का काम कर देगा। ऐसा नगरी फिर डॉट 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 डॉट
अब भाषा एवं कार्य, तो ये संकेत का काम कर दिया। इसके बाद बोला है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, तो इसका संदर्भ हेडिंग क्या डालोगे मेरे प्यारो बच्चों, संदर्भ। हेडिंग वाला लेना संदर्भ। अब संदर्भ में क्या होता है कि पाठ और लेखक का नाम लिखा जाता है। पाठ का नाम यहीं से देख लो, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति है। अब ये भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, बस यहीं से उठा लो, भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया। मिल गया कि नहीं कीवर्ड, ये कीवर्ड होता है, तो भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अगर ये नहीं कीवर्ड आपको बनता है तो भाषा एवं चैप्टर से लिया गया है। कोई भी कीवर्ड उठा लो उसी चैप्टर से लिया गया है, बस। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसका लास्ट हिंदी में अनुवाद, अगली हेडिंग क्या रहेगी, हिंदी में अनुवाद। अब हिंदी में अनुवाद कैसे करोगे, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, अब हिंदी बनाना चालू है। ऐसा नगरी, ऐसा नगरी मतलब ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, जो भारत के संस्कृति पर निर्भर करता है, वह केंद्र स्थली यहाँ पे स्थल रहते हैं, इतम संस्कृति पढ़ते जाइए और अपने हिंदी में कुछ ना कुछ जोड़ते जाइए। मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ पे आए और यहाँ पे वर्णन किया कि वह भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है, कुछ भी अपने तरीके से बनाकर लिख दो इसका हिंदी में अनुवाद। मेरे प्यारे बच्चों नंबर हो गए क्लियर आपके, तो हो गया, समझ आ गया ना आपको संस्कृत का गद्यांश कैसे करना। नहीं आता है यही ट्रिक लगाओ, फेल कभी नहीं होगे। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है कि दिए गए संस्कृत का पद्यांश, तो गद्य करो चाहे पद करो, दोनों का ट्रिक वही में काम करेगा, उसी तरह जैसे बताया हूं। तो दोनों का ट्रिक मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला ट्रिक समझो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, देखो अखंड काव्य आ गया। ये खंड काव्य भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। खंड काव्य मेरे प्यारे बच्चों जो है, तो वो खंड काव्य आपके जिला वाइज जाता है। अपने जिला में देख लेना कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। मान लीजिए आपके जिला में मुक्ति दूत पूछा जाता है, तो मुक्ति दूत खंड काव्य आप हेडिंग बनाकर और यहाँ पे उसका चरित्र चित्रण। अब गांधी जी के बारे में पूछा ना, गांधी जी के बारे में उसका जन्म, ये किए वो किए, यहाँ पे गए वहां आंदोलन चलाए, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, बस बना बना कर 1.5 पेज में लिख दो, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। लो इसका भी सलूशन मैंने बता दिया। अब आया यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 26, यहाँ पे जीवन परिचय। जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है उसका तरीका समझो। देखो प्रश्न उत्तर संख्या 26 का क है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग बनाओगे। सबसे पहले क्या बनाओगे, हेडिंग लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या। यहाँ पे सबसे पहले देखो हेडिंग बहुत जरूरी है, प्रश्न उत्तर संख्या 26, तो 26 का क कर रहे हो तो 26 का क हो गया, और स्केल की सहायता से नीचे यहाँ पे क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब मेरे प्यारों बच्चों इसमें से अब आपको मालूम करना पड़ेगा कौन सा जीवन परिचय आप लिख रहे हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कि जयशंकर प्रसाद का कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो तीनों में से मान लीजिए कि आचार्य राम शुक्ल का आपको जीवन परिचय लिखना है, और आपको मालूम है नहीं कि कब जन्म हुआ कब क्या हुआ, कैसे लिखोगे उसका तरीका समझो मेरे प्यारों बच्चों। देखो तो तीसरा वाला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा कर रहे हो ना, तो यहाँ पे हेडिंग बनाओगे तीसरा, तीसरा और लिखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो बता रहा हूं मेरे प्यारों बच्चों, अगर ऐसे आपने कर दिया कभी जिंदगी में फेल नहीं हो पाओगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमेशा पास हो गए। ठीक है, ये आप हेडिंग बना लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप जीवन परिचय कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखना जीवन परिचय। ठीक है, क्या लिखोगे, जीवन परिचय लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। अब जीवन परिचय में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लिखना प्रारंभ करो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, यहाँ पे लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, शुक्ल का जन्म। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो किस सन में हुआ था, आपको डेट लिखना पड़ेगा। और डेट तो आपको मालूम है नहीं कि कौन सा डेट लिखें, तो मेरे प्यारों बच्चों कुछ भी लिख देना। ये क्या रखना, जब भी डेट आप लिख रहे हो तो 18 से स्टार्ट होना चाहिए, 1852 चाहे 1800, वैसे तो उनका 1884 में हुआ था, 1884 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हो। नहीं याद है 1852 लिख के चले आओ, नहीं याद है 1844, लेकिन याद रहे 18 से, किसी का भी लिख रहे हो ना 18 से ही लिखना, 1852 1844 कुछ भी। तो देखो कैसे लिखोगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म इतना में हुआ था, यह बहुत अच्छे व्यक्ति थे, आर्थिक स्थिति के कारण उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, उन्होंने स्वाध्याय मतलब अपने से ही घर पर उन्होंने हिंदी फारसी संस्कृत भाषा का अच्छा से अध्ययन किया, फिर उन्होंने इस कॉलेज में दाखिला कराया, फिर यहाँ पे सम्मानित हुए, फिर उन्होंने धीरे धीरे निबंध और उपन्यास कहानी लिखना चालू किया, उनकी कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई। फिर ऐसे करते करते लास्ट में वो किसी कारणवश उनके तबीयत खराब होने के कारण उनकी मृत्यु सन
किस डेट में हुआ था, तो मृत्यु की जब बात आएगी कि मृत्यु का डेट, तो मृत्यु हमेशा 19 में लिखना। 1941 में हुआ था, लेकिन आप 1952, 1944 कुछ भी लिख सकते हो। तो याद रखें कि जब भी आप जीवन परिचय लिखने जा रहे हो तो जन्म हमेशा 18 से स्टार्ट करना, मृत्यु हमेशा 19 से स्टार्ट करना, और इनकी रचनाएं जरूरी है। तो रचना, अब रचना में क्या होगा कि अब रचनाएं में क्या लिखे, तो रचना में कुछ भी लिख दो ना। आप जैसे इनकी तो रचनाएं चिंतामणि है, रश्मिमांसा है, लेकिन आपको बहुत सारी रचनाएं मालूम होगा, कुछ ना दूसरे का भी रचना लिख दो, वो नंबर आपको दे दी, दूसरे का रचना लिख दो। वैसे देखो नंबर क्यों मिलता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लाखों बता दे रहा हूं आपको, हजारों रचनाएं है, तो एग्जामिनर को हजारों रचनाएं थोड़ी मालूम है, तो उसमें से कोई भी लिख दो, आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो यह है जीवन परिचय लिखने का तरीका, चाहे वो लेखक का लिखो चाहे कवि का लिखो, यही तरीका होता है मेरे प्यार बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को। तो जीवन परिचय का भी ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दिया, चाहे वो लेखक के हो चाहे नीचे आपका कवि का दिया हो, दोनों में यही ट्रिक काम करने वाला है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों दिया है, अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो ये तो बोल दिया है कि जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। अब आपको श्लोक कहां से लिखना है उसको तरीका समझो। जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो अलग से आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे मेरे प्यार बच्चों ये वाला प्रश्न था ना, प्रश्न नंबर 24, देखिए, तो ये संस्कृत का पद्यांश ही श्लोक कहलाता है। तो ये नहीं कि यही वाला श्लोक लिख दे, अगर ये वाला श्लोक लिख दोगे तो आपको एग्जाम में 1 नंबर आप लोगों को नहीं देगा, ठीक है। तो ये नहीं लिखना है, इन दोनों से हट के लिखना है। लिखोगे कैसे वो समझो, मैं तरीका बताता हूँ। देखो अगर आपको श्लोक लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे 4 लाइन का श्लोक लिखना है, तो श्लोक आप कहां से लिखोगे, ये जो संस्कृत का गद्यांश दिया है, तो इसी गद्यांश में से देखिए अथवा करके भी तो कुछ ना कुछ दिया है। तो देखो मानव जीवन से संक्रमण संस्कृति, ये पहली लाइन हो गया। उसके जस्ट नीचे लिखना है अस्कार पूर्व मानव जीवन संस्कृति, ये दूसरी लाइन हो गया। उसके नीचे लिखना है महांत प्रयत्नम अकुर्वन्, ये तीसरी लाइन हो गया। और उसके नीचे लिखना है तो अस्माक जीवन संस्क्रमण, 4 लाइन बन गया। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 4 लाइन इस तरह सीरियल लिख देना मेरे प्यारे बच्चों, आपको नंबर दे दिया जाएगा। कोई जान भी नहीं पाएगा कि भाई लिखा कहां से है, उसको मालूम चलेगा कि हाँ लिखा है सही से। तो लो भाई, श्लोक का भी मैंने ट्रिक बता दिया कि श्लोक आप कैसे लिखोगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन का ट्रिक देखो, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब इनका संस्कृत में उत्तर देना है, 4 प्रश्न है, संस्कृत में उत्तर देना है। पहला है भारतीय संस्कृत मूलम किमस्ति। अब इसका संस्कृत में, इसका देखो भारतीय संस्कृत मूलम किमस्ति, इसका उत्तर देना है तो भारतीय संस्कृतम अस्तित्व किलम कियम अस्ति। कुछ भी 2 वर्ड आपने बीच में कुछ ना कुछ जोड़ देना है, 2 वर्ड जोड़कर वही चीज उतार दो। जैसे पुरुराज क आसित, तो पुरुराज एक वीर आसित, समझ रहे, कुछ भी जोड़ दो। वीर केन पूजते वीर वीरेन पूजते, चंद्रशेखर क आसित चंद्रशेखर किमा अस्ति, कुछ भी छोटा सा कीवर्ड बीच में जोड़ कर पूरा का पूरा उतार दो। एग्जामिनर को तो लगेगा सही है ना, उस नंबर दे देगा आप लोगों को। तो लो संस्कृत का भी प्रश्न उत्तर मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है, निबंध की बारी है कि निबंध में क्या करेंगे। तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 7 नंबर के लिए निबंध आता है। तो निबंध कैसे आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मान लीजिए कि स्वच्छ भारत अभियान पे आप लोगों को निबंध लिखना है। तो स्वच्छ भारत अभियान पे निबंध लिखना है तो याद रखिए आप हेडिंग डालिए प्रश्न उत्तर संख्या 29 का पहला स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। ये मेन हेडिंग बन गया। हेडिंग बनने के बाद देखिए आपको पहली जो हेडिंग उसमें डालना है वो डालना है प्रस्तावना। ये भूलिएगा मत, क्योंकि एग्जामिनर 2 ही हेडिंग चेक करता है। पहली हेडिंग आप बनाइए प्रस्तावना, और प्रस्तावना में आप बनाकर कुछ लिख दीजिए प्रस्तावना में, ठीक है। प्रस्तावना में आपको बनाकर कुछ ना कुछ लिख देना है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लास्ट हेडिंग उपसंहार होना चाहिए। लास्ट हेडिंग क्या होना चाहिए, उपसंहार। तो पहली हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार, यही 2 हेडिंग एग्जामिनर देखता है। अगर आपने ये डाला है तो आपको नंबर पूरे दे दिए जाएंगे। आप बीच में कुछ ना कुछ आपको बनाते चलना है, जैसे विज्ञान वरदान अभिशाप के बारे में, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, तो उसका प्रदूषण कितने प्रकार के होता है उसका हेडिंग बना बना के लिख देना। स्वच्छ भारत अभियान में लिख देना गांधी जी ने चलाया था, तो ये है वो है, कुछ ना कुछ बनाकर उसमें लिखना है। लेकिन 2 हेडिंग होना चाहिए, पहला प्रस्तावना और लास्ट वाली उपसंहार। बीच में कुछ भी हेडिंग बना के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 2 हेडिंग एग्जामिनर देखता है। तो ये तरीका होता है निबंध वाला। और लास्ट वाला तरीका यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे दिया पत्र लेखन। अब पत्र लेखन किसी भी चीज पे दे सकता है, कुछ भी दे पत्र लेखन। पत्र लेखन का तरीका मेरे प्यारे बच्चों बस आपको स्ट्रक्चर मालूम चल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एड्रेस, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एड्रेस। एड्रेस आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि कहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है, किसको पत्र लिख रहे हो, ठीक है। एड्रेस मायने रखता है। एड्रेस के बाद यहाँ पे लिखेंगे सेवा में, सेवा में या महोदय,
ठीक है, सेवा में महोदय लिख दीजिए, कामा लगा दीजिए, फिर यहां से लिखिए सविनय निवेदन है कि, ये लाइन याद कर लो, सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि। अब यहां से लिखना प्रारंभ करो, किसी भी टॉपिक पे दे रहा है यहां से लिखना आप चालू कीजिए, बनाकर कुछ भी, जो भी टॉपिक पे दिया होगा उसका कंडीशन अपने से लिख ही पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है कि आपका आज्ञाकारी, देखिए आपका आज्ञाकारी चाहे शाकाहारी, आपका आज्ञाकारी चाहे शाकाहारी, ये दो कीवर्ड याद कर लो, आपका आज्ञाकारी, और यहाँ पे नाम नहीं लिखना आप लोगों को, क ख ग लिखना है, बस ये स्टिक के बीच में कुछ भी लिख दो, आपको नंबर दे दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको दिखाना चाहूंगा निबंध के लिए, यहाँ पे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रश्न नंबर देख लीजिए 30वां, लास्ट प्रश्न है इस पेपर में, प्रश्न नंबर 30वां दिया गया है निबंध। अब यह बोला है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 7 नंबर के लिए है। इंटर में तो 9 नंबर के लिए आता है और हाई स्कूल में 7 नंबर। तो मेरे पास जो दोनों विद्यार्थी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आप लोगों को सेम तरीका यही अपनाना है कि निबंध कैसे लिखा जाता है, कितने शब्दों में लिखा जाता है, कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए निबंध का, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। और जब एग्जाम देने जा रहे हो मेरे प्यारों, 24 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है, 24 फरवरी का हिंदी का एग्जाम है, उस हिंदी के एग्जाम में कैसे आप निबंध लिखोगे मेरे प्यार, चाहिए वीडियो आपके लिए सबसे स्पेशल इसलिए मैं बनाया हूं, ताकि निबंध सबसे ज्यादा अंक का पूछा जाता है। अब यहाँ पे पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या का समाधान, मान लीजिए यही वाला करने हो, तो आप सबसे पहले कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर डालिए, प्रश्न उत्तर 30वां था, तो आप प्रश्न उत्तर 30वां डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे प्रश्न उत्तर संख्या 30वां, प्रश्न उत्तर संख्या 30वां। आंसर चेक करने से पहले एग्जामिनर जो है वो चेक करता है आपके हेडिंग को, तो प्रश्न उत्तर संख्या 30 है, तो आप 30 डालोगे, फिर स्केल की सहायता से इसके नीचे अंडरलाइन करोगे। चलिए मैं स्केल ले लिया, स्केल की सहायता से इसके नीचे क्या करोगे मेरे प्यारों, को अंडरलाइन करोगे। सेम जो तरीका बता रहा हूं वही तरीका से आप लोगों को निबंध लिखना है, 1 नंबर एग्जामिनर नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी है मेरा। ठीक है, बस जैसे बता रहा हूं वैसे रूल को फॉलो करते रहो। प्रश्न उत्तर संख्या 30वां हो गया। अब 30वें में तो 5 प्रश्न दिया गया है, 5 निबंध दिया गया, कौन सा करने वाले हो, पहला वाला, तो पहला करने वाले हो तो आप यहाँ पे डालोगे पहला। ठीक है, फिर इसके हेडिंग डालोगे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, तो ये हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा कि किस पे आप कर रहे हो, तो पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, की समस्या तथा समाधान पे। ठीक है, तथा समाधान, समाधान, ये आपकी मेन हेडिंग होनी चाहिए, ताकि इधरों को मालूम चल पाए कि हाँ आपने किस पे किया हुआ है। इसके नीचे भी आप स्केल की सहायता से कर सकते हैं अंडरलाइन, ताकि दिखने में वो आकर्षक लगे, ऐसे। क्लियर है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। अब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब सबसे पहली हेडिंग होना चाहिए आप लोगों का रूपरेखा, सबसे पहली हेडिंग आपका यही होना चाहिए रूपरेखा। तो यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे पहला रूपरेखा। रूपरेखा मतलब क्या होता है, रूपरेखा का मतलब यह होता है कि इसके अंतर्गत जितने भी आप हेडिंग लिखोगे सभी को एक साथ आपको लिखना है रूपरेखा में। तो रूपरेखा में हम लोग पहला पॉइंट लिखते हैं प्रस्तावना। दुनिया का कोई भी निबंध लिख रहे हो उसकी पहली हेडिंग प्रस्तावना होगा ही होगा, इस बात को आप मान के चलिए। तो पहली हेडिंग होगी प्रस्तावना, तो पहली हेडिंग तो बिना पूछे हम लोग लिख देंगे प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे लिख रहे हैं, तो प्रदूषण का अर्थ हम समझाएंगे कि प्रदूषण है क्या। ठीक है, तो दूसरी हेडिंग हम डालेंगे प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ। आप किसी भी पे निबंध लिख रहे हो तो उसका अर्थ आपको बताना जरूरी, बेरोजगारी तो बेरोजगारी का अर्थ क्या है, ठीक है, आतंकवाद तो आतंकवाद का अर्थ क्या है। पहले हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, किसी भी टॉपिक को लिख रहे हो उसका अर्थ आपको बताना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए प्रदूषण लिख रहे हो तो प्रदूषण के प्रकार भी आपको बताना पड़ेगा कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अगली हेडिंग क्या रहेगी, प्रदूषण के प्रकार, यहां डालेंगे प्रदूषण के प्रकार, अगली हेडिंग हो गया। इसके बाद तीसरी हेडिंग हो गया, चौथी हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आप प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे लिख रहे हो तो एक समस्या हेडिंग बनेगी और एक समाधान हेडिंग बनेगी। ठीक है, तो दोनों को आप मर्ज कर सकते हो। चौथी हेडिंग लिख देना समस्या तथा समाधान, समस्या तथा समाधान, ये आपकी चौथी हेडिंग बन गया है। इसके बाद पांचवी हेडिंग आप क्या डालेंगे, पांचवी हेडिंग उपसंहार डालिए।
क्या डालेंगे? उपसंहार। लास्ट हेडिंग उपसंहार होता है। किसी भी निबंध लिख रहे हो तो पहले हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार होता ही होता है। बीच में अब बस कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, तो 5 हेडिंग इस तरह आप लोगों को बना देना है। इसके बाद यहां से एक लाइन का गैप छोड़ना है, फिर पहली हेडिंग प्रस्तावना आपको लिखना है। तो ये आपका पहली हेडिंग क्या होगा? प्रस्तावना। ठीक है, ये प्रस्तावना आपने हेडिंग बना लिया। अब देखिए प्रस्तावना स्क्रीनशॉट अंडरलाइन कर दीजिएगा स्केल की सहायता से। प्रस्तावना में आपको बताना है कि मतलब प्रदूषण है क्या, प्रदूषण का प्रभाव हमारे देश और समाज में पड़ता क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको जिक्र करना है। तो लिख दीजिएगा कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत तेजी से फैल रही है, बढ़ रही है। तो लिखेंगे आजकल आजकल प्रदूषण की समस्या, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत तेजी से, बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो लिख देंगे बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऐसे आपको लिख देना है पहला पॉइंट, कि प्रदूषण की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, लिखेंगे कि क्योंकि, लिखेंगे क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि पानी हुआ, हवा हुआ, आपका जंगल हुआ, फिर मिट्टी हुआ। ठीक है, ये सब दूषित हो चुके हैं। तो मिट्टी आदि सब दूषित हो चुके हैं, आदि सब दूषित हो चुके हैं, दूषित हो चुके हैं। खड़ी पाई। ठीक है, लिखेंगे, लिखेंगे कि इस संतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इस संतुलन को दूर नहीं किया तो, इस संतुलन को दूर नहीं किया तो, दूर नहीं किया तो मानव जीवन नष्ट हो जाएगा, मानव जीवन नष्ट हो। ठीक है, मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। अब इतना ही पॉइंट बस प्रस्तावना में आप लोगों को लिख देना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे क्या? प्रदूषण का अर्थ। यहां पे दूसरा हेडिंग बना लीजिएगा प्रदूषण का अर्थ। यहां पे डालेंगे हम लोग प्रदूषण का अर्थ। अब प्रदूषण का अर्थ क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसका भी थोड़ा सा पॉइंट हम लोग लिख देंगे ताकि एग्जामों को समझ में आ जाए कि प्रदूषण का अर्थ होता क्या है। तो प्रदूषण के अर्थ में लिख देंगे कि बढ़ती जनसंख्या जो है पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देती है। ठीक है, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना प्रदूषण फैलेगा, इतना बात याद रखिए। तो लिखेंगे बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के, पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर, संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देती है, दूषित कर देती है, दूषित कर देती है। बस इतना पॉइंट आपको लिख देना है। देखिए अब अगली हेडिंग डालेंगे प्रदूषण का प्रकार। लिखेंगे अब अगली हेडिंग तीसरा कि प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण कितने प्रकार के उनके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। तो प्रदूषण के प्रकार में लिखेंगे कि प्रदूषण मुख्य रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से प्रदूषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखिए तो यहाँ पे सबका नाम लिख देंगे। पहला लिख देंगे यहाँ पे वायु प्रदूषण, पहला हो गया वायु प्रदूषण। इसके बाद दूसरा इसके नीचे लिख देंगे जल प्रदूषण, जल प्रदूषण। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा लिख देंगे यहाँ पे, तीसरा मृदा प्रदूषण लिख देंगे, मृदा प्रदूषण। और चौथा लिख दीजिए ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ऐसे लिख देना। 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब आगे देखेंगे।
अब अगला चौथी हेडिंग हम डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि प्रदूषण का समाधान। चौथी हेडिंग डालेंगे प्रदूषण का समाधान। समाधान, प्रदूषण का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो उसको लिखेंगे प्रदूषण के समाधान में कि प्रदूषण कम करने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए, कम करने के लिए, तो प्रदूषण कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों में जागरूकता पैदा करना होगा। हम लोगों में जागरूकता, जागरूकता पैदा करना होगा, पैदा करना होगा। ठीक है, इसके बाद खड़ी पैर डाल देंगे, लिखेंगे कि वनों के विनाश को रोकना होगा। जो वनों की कटाई होती है, पेड़ पौधों की कटाई होती है, उसको रोकना पड़ेगा। लिखेंगे वनों के विनाश को रोकना होगा, वनों के विनाश को रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा। लिख देंगे कि अधिक से अधिक, अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा, पेड़ लगाना होगा, ऐसे लिखना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा। ठीक है, बस इतना पॉइंट आप लिख देना है। एक लाइन छोड़कर आप लास्ट हेडिंग पांचवा उपसंहार लिख दीजिए। पांचवा हेडिंग हो जाएगा आपका उपसंहार। क्लियर है, उपसंहार में लिखेंगे कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। ठीक है, लिखेंगे बनाकर अपने से कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है, गंभीर समस्या है। प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर प्रयास करना चाहिए या प्रयास करने की आवश्यकता है। लिखेंगे प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, ऐसे लिख सकते हो। कम करने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बस इतना पॉइंट आप लोगों को मेरे प्यार बच्चों लिख देना है, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। यहाँ पे ऐसे भी एक लाइन जोड़ सकते हो, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य है, ऐसे आप लोगों को लिख देना है। लो भाई, अब प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे निबंध मैंने लिख के इस तरह दिखा दिया। तो सेम ऐसे आप लोगों को प्रोसेस में लिखना है। एग्जामिनर एक नंबर नहीं काट सकता है, छोटा का छोटा भी है, प्यारा भी है, कम शब्दों में आपने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। देखिए, जैसे प्रश्न यहाँ पे दिया है, प्रश्न नंबर 28 कि अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नलियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। अगर ये नहीं प्रश्न करना चाहते हो तो अथवा करके एक और प्रश्न दिया गया है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। 4 नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये है पत्र लेखन। देखिए, दुनिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप हाई स्कूल में हो चाहे इंटर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। पत्र लेखन लिखने का तो तरीका एक ही होगा। तो देखिए, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना होगा। कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप डालिए प्रश्न उत्तर संख्या 28 का अथवा। ठीक है, जो बता रहा हूं जैसे कहूंगा वैसे ही आप लोगों को रूल फॉलो करना है। तो प्रश्न उत्तर 28 का अथवा सबसे पहले आप एक हेडिंग बनाओगे यहाँ पे, क्योंकि एग्जामिनर जो है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर चेक करने से पहले आप लोगों का हेडिंग चेक करता है। ठीक है, तो हेडिंग बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए आप लोगों का। तो लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 28 का अथवा है, तो आप लिखोगे 28 का अथवा है, तो कोष्टक में आपको अथवा लिखना पड़ेगा। ठीक है, 28 का अथवा। इसके बाद स्केल की सहायता से इसके नीचे अंडरलाइन करना। मैं स्केल ले लेता हूं, इसके नीचे आप अंडरलाइन करोगे तो देखने में बेहद आकर्षक लगेगा। ठीक है, डबल अंडरलाइन भी कर देना, इससे बेहतर दिखने में लगता है। देखिए, प्रश्न उत्तर संख्या 28 का अथवा। एक चीज मैं बता देता हूं आप लोगों को, जो पत्र लेखन लिखने के लिए आता है आप इसको पहले लिख लीजिए। जैसे अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, ये आपको लाइनिंग उतारना ही पड़ेगा, इतना बात याद रख लीजिए। इसको आपको उतारना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा समय देकर 1 मिनट का आप इसको जरूर उतार लें कि अपने विद्यालय के, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा उसको बढ़िया से लिखने में। ठीक है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को, तो लिखोगे अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को
देखिए मेरे प्यार, इस वीडियो को देखने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको अंदर ना, कि दुनिया का कोई भी आ जाएगा पत्र लेखन आप आसानी से लिख पाओगे। देखिए इतना सटीक तरीका बताने वाला हूँ। पहले इस प्रश्न को मैं उतार रहा हूँ कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, तो यहाँ लिखेंगे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। ये आपको पहले प्रश्न को नोट कर लेना है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। प्रश्न नोट हो गया, अब देखिए यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों एक बात अपने दिमाग में फिट कर लेना, कोई भी आप पत्र लेखन लिख रहे हो, पहला आपका नंबर होना चाहिए सेवा में। पहला पॉइंट यही होना चाहिए मेरे प्यार बच्चों, सेवा में। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पे कि सेवा में। यह बात अपने दिमाग में एकदम बैठा लो कि पहला पॉइंट हमें सेवा में ही लिखना है, इसके बाद कामा लगाना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर पे आता है कि ऊंचा पद, जिसको पत्र लिख रहे हो, तो किसको पद लिख रहे हो? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को। तो आपके विद्यालय में सबसे ऊंचा पद किसका होता है? प्रधानाचार्य को होता है। तो ऊंचा पद लिखोगे, जिसको पत्र लिख रहे हो, तो किसको लिख रहे हो? प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, तो लिखोगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, थोड़ा रिस्पेक्ट दे देना। तो यहां पे लिख दोगे कि श्रीमान, ठीक है, श्रीमान, ऐसे दो श्रीमान एक ही में रहेगा, श्रीमान प्रधानाचार्य, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिख देना, थोड़ा रिस्पेक्ट दे देना उनको, महोदय, श्रीमान महोदय, ठीक है। इसके बाद फिर कामा लगा देना। तो पहला तो सेवा में, दूसरा क्या था? ऊंचा पद, जिसको पत्र लिख रहे हो, तो ऊंचा पद क्या है? श्रीमान प्रधानाचार्य जी को, क्योंकि स्कूल में सबसे ऊंचा पद इन्हीं का है। तीसरा नंबर पे आता है संस्था विभाग का नाम, जहां पत्र भेज रहे हो, तो किस विभाग को भेज रहे हो? अपने विद्यालय को ही भेज रहे हो, तो अपने विद्यालय का पता लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोष्टक में लिख देता हूँ विद्यालय का नाम। सबके विद्यालय का अलग अलग नाम होता है, तो भाई अपना देख लेना कि अपने विद्यालय का नाम क्या है। तो यहाँ पे मैं कोष्टक में लिख देता हूँ विद्यालय का नाम। आपको विद्यालय का नाम लिखना है, या ना कि सिर्फ विद्यालय का नाम लिखे, आपने विद्यालय का नाम लिख देना। जो भी आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उसका नाम लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सारे बच्चे अलग अलग विद्यालयों में पढ़ते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे गैप छोड़ दिया हूँ। विद्यालय का नाम यहाँ पे देखिए गैप छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे आप लोगों को भरना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद होता है चौथे नंबर पे आता है मेरे पास जो शहर का नाम, कि कहां पे ये विद्यालय है, मतलब विद्यालय का पता लिखना पड़ेगा आपको। तो इसके नीचे आप लिखेंगे विद्यालय का पता। तो ये भी भाई सबका विद्यालय का अलग अलग पता होता है, तो सब लोग अपना डाल लीजिएगा। विद्यालय का पता यहाँ कोष्टक में कर देता हूं, विद्यालय का पता। यहाँ पे सभी लोग अपना अलग अलग विद्यालयों का नाम भरेंगे, ठीक है, विद्यालय का पता। इसके बाद मेरे प्यारों जो आपकी अगली होनी चाहिए आपका विषय, अगली पॉइंट होना चाहिए विषय। विषय का मतलब होता है कि किसके बारे में ये लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ विषय आप हेडिंग डालोगे, विषय में लिख देना कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, तो लिख देना छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए आवेदन पत्र। तो यहाँ पे लिख देना आवेदन पत्र। यह आपको विषय में लिखना है, ठीक है। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे है संबोधन। अब आप कहोगे संबोधन क्या होता है? संबोधन मतलब महोदय जी, ठीक है। संबोधन में लिखोगे कि महोदय जी, लिखोगे संबोधन में कि महोदय जी। इसके बाद फिर कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद यहां पे अपना लिखना चालू कर देना है। क्या मेरे प्यार बच्चों? कि सविनय निवेदन है कि, ठीक है, यहां पे अपना कंडीशन लिख देना कि सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि। अब छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आपको तो पूरा कंडीशन लिखना पड़ेगा कि सविनय निवेदन है कि मेरा नाम, यहां पे क्या लिखेंगे? मेरा नाम, अपना नाम यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मेरा नाम यहां मैं गैप छोड़ देता हूं, ठीक है। यहां पे क्या होगा? अपना नाम लिखें, मैं यहां पे कोष्टक में लिख दे देता हूं। अपना नाम आप लोगों को लिखना है, अपना नाम लिखें, अपना नाम लिखे, कोष्टक बंद। इसके बाद सब लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। तो सबने निवेदन है कि मेरा नाम यह है, मैं आपके विद्यालय में, मैं आपके विद्यालय में, मैं आपके विद्यालय में, ठीक है, विद्यालय में। अब चाहे 10वीं पढ़ते हो चाहे 12वीं पढ़ते हैं, ठीक है, अपने कक्षा का नाम लिखेंगे। यहां मैं कोष्टक में लिख देता हूं, अपने कक्षा लिखें, ठीक है। मतलब अपने कक्षा लिखे मतलब किस कक्षा में पढ़ते हो। कोई क्लास 12th में पढ़ता होगा तो क्लास 12th में लिखेगा, कोई क्लास 10th में पढ़ता है तो अपने क्लास 10th में लिखेंगे, यहाँ पे बीच में लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर लिखेगा का आज्ञाकारी, का आज्ञाकारी और होनहार छात्र हूं, का
आज्ञाकारी, आज्ञाकारी और होनहार छात्र हूं, होनहार छात्र हूं, होनहार छात्र हूं। ठीक है, ये आपको लिख देना है बीच में, होनहार छात्र हूं। लिख देना कि महोदय मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यही लिखोगे ना कि महोदय जी मेरे घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति लिखना, महोदय जी मेरे घर की आर्थिक स्थिति, मेरे घर की आर्थिक स्थिति, यहां लिखोगे मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। क्या लिखोगे? अच्छी नहीं है। इसके बाद खड़ी पाई। अब ये पेज भर गया तो पेज को पलट सकते हो। देखो पेज को पलट दिया, फिर लिखिएगा इसलिए मेरे पिताजी, लिख दीजिएगा मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए लिखिएगा इसलिए मेरे पिताजी, मेरे पिताजी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ है। इसलिए मेरे पिताजी पढ़ाई का खर्च, पढ़ाई का खर्च उठाने में, अपने फीलिंग को लिख लीजिएगा, उठाने में असमर्थ हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? असमर्थ हैं। पढ़ाई का खर्च उठाने में क्या है? असमर्थ हैं। क्लियर है? मैं आगे की मेरी पढ़ाई जारी रखने का मतलब इच्छुक हूं। मैं चाहे ऐसे लिख सकते हैं, मैं और आगे पढ़ाई करना चाहता हूं। मैं और आगे, मैं और आगे पढ़ाई करना चाहता हूं, पढ़ाई करना चाहता हूं। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, करना चाहता हूं। ठीक है, और मैं आगे चलकर, लिख दीजिएगा कि मैं आगे चलकर, मैं आगे चलकर अपना नाम और देश का नाम रोशन करना चाहता हूं। ठीक है, आगे चलकर, आगे चलकर अपना नाम लिखिएगा, आगे चलकर अपना नाम और देश का नाम रोशन करना चाहता हूं, और देश का नाम रोशन करना चाहता हूं, रोशन करना चाहता हूं, चाहता हूं, खड़ी पाई। ठीक है, यहां लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा कि आपसे निवेदन है कि, आपसे निवेदन है कि, आपसे निवेदन है कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति और मेरे आगे की पढ़ाई जारी रखने की इच्छा में ध्यान रखते हुए, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, आपसे निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपया करें। आपसे निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति प्राप्त करने का, छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं, प्रदान लिखिएगा, छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपया करें, प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, कृपा करें। तो मेरे प्यार जो बीच में तो आप अपना कंडीशन लिखा जाता है, कोई भी कंडीशन, जैसे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए था तो अपना आपने कंडीशन लिखा। ठीक है, और मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, और मैं आपका, आगे लीजिएगा, और मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, सदैव आभारी रहूंगा, ऐसे लिख दीजिएगा, सदैव आभारी रहूंगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे लिख दीजिएगा धन्यवाद। क्या लिखेंगे? धन्यवाद लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ कॉर्नर में लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब यहाँ पे देखिए नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, नाम के बाद यहाँ पे कक्षा लिखिएगा, इसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखेगा। नाम तो इसे मेंशन नहीं किया जाता है, आप क ख ग घ लिख दीजिएगा नाम की जगह, बस ये काम हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे आपको क्या ट्रिक मिला। ट्रिक आपको ये मालूम चला मेरे प्यारे बच्चों
कि आपका देखिए शुरू का स्ट्रक्चर मायने रखता है, बीच में जो है आपका कंडीशन लिखा जाता है वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन से कंडीशन को आपको व्यक्त करना है। मेन एग्जामिनर ये देखता है कि आप सेवा में लिखे हैं कि नहीं, श्रीमान प्रधानाचार्य लिखे हैं कि विद्यालय का नाम लिखे हैं, विद्यालय का पता लिखे हैं, विषय लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, और लास्ट की ये लाइन चेक करता है कि आपका गारसी से नाम, कक्षा, दिनांक इसको, बाकी बीच में तो आप अपना कंडीशन लिख रहे हैं। तो ऐसे आप लोग कोई भी निबंध आ जाएगा तो ऐसे आप लोगों को लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आपको लिख के एक नंबर एग्जाम नहीं काट सकता आपका।